हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 6 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एचआर एज ए स्ट्रेटेजिक प्लेयर। ये जो पूरा चैप्टर है दोस्तों, जो 25 से 26 पेजेस में कवर किया गया है, यहाँ पे बस एक ही बात पे, एक ही लाइन पे जोर दिया है कि जो एचआर है, एचआर का मेन वर्क क्या होता है। एचआर का अगर हम अभी तक की बात करें तो मेन वर्क था कि रिक्रूटमेंट करवाना, ठीक है, स्टाफ हायर करना, फिर उनको ट्रेनिंग दिलवाना और उनको कंपनसेशन रिवॉर्ड ये सब पे करना और परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं ये सब देखना। यानी एचआर का जो मेन फोकस है वो सिर्फ स्टाफ और जो एम्प्लॉय है उसकी तरफ था। लेकिन अभी क्या रिक्वायरमेंट है, अभी बोला गया है कि एचआर को कि आप एम्प्लॉयज को तो मैनेज कर ही रहे, एम्प्लॉयज को तो आप देख रहे, प्लस आप जानते हैं कि हर सीट पे काम बढ़ गया है, तो एचआर की सीट पे भी काम बढ़ा दिया है कि अब से आप स्ट्रेटेजिक प्लेयर, यानी अब से आप बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी बनती है, किस तरह से बिजनेस होगा, कैसे हम अपना टारगेट पूरा करेंगे, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए भी जो एचआर है उसको रोल दिया गया। तो वही आपका एचआर एज ए स्ट्रेटेजिक प्लेयर, यानी एचआर का काम सिर्फ अब, यानी एचआर को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप स्टाफ को तो मैनेज कर ही रहे हो, ऐसा नहीं कि ये काम छूट गया, नहीं, ये काम तो है ही, प्लस आपको बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे हम अच्छा सेल्स कर पाएंगे, हमारा जो टारगेट है वो कैसे अचीव होगा। तो उस पर्पस के लिए भी एचआर को एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनाया गया। तो इसके पीछे मोटिव क्या है, क्या मतलब दिमाग में ऐसा था जो ऐसी बात बोली, इसका सिंपल सा मोटिव है कि एचआर जो भी एम्प्लॉय को कहीं पे भी ट्रांसफर कर रहा है तो एचआर अपने खुद के काम को भी इम्प्रूव करे। कैसे? एचआर को अब टारगेट दे दिया गया कि आपको बिजनेस के गोल्स या जो भी टारगेट है वो अचीव करवाना है, ठीक है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनवानी है। तो पहले क्या था कि एचआर किसी भी एम्प्लॉय को कहीं पे भी ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि एचआर को लिंक कर दिया गया, उसको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई है कि अब आप जो है बिजनेस के गोल्स या स्ट्रेटेजी भी बनवाएंगे। तो उसमें एचआर अब देखेगा कि सही पर्सन को सही जगह पे सही ब्रांच, मतलब पहले एचआर का क्या था कि कहीं पे भी किसी भी पर्सन को भेज दिया, पर अब उसको स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनाने से ये फायदा होगा कि एचआर अब प्रॉपर सोच समझ के कि कौन सा पर्सन किस जगह पे अच्छा आउटपुट दे सकता है उसको वहीं पे ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब राइट पर्सन राइट सीट, सही पर्सन को सही जगह देगा। क्यों? क्योंकि राइट पर्सन को अगर आप राइट सीट दोगे या राइट असाइनमेंट दोगे तो उससे क्या, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, वो इम्प्रूवमेंट करेगा, प्रोडक्टिविटी से आपके बिजनेस का गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसके पीछे रीजन हो सकता है, और भी कई सारे और भी रीजन इसमें होंगे। तो वही चीज आपके इंट्रोडक्शन में लिखी गई है कि पहले एचआर का सिर्फ और सिर्फ जो मेन काम है वो था स्टाफ को बिल्ड करना, उनको सैलरी कंपनसेशन देना, ट्रेनिंग देना, या स्टाफ या एम्प्लॉय को लेके पॉलिसीज बनाना। ठीक है, और अगर हम अभी की बात करें तो एचआर से बोला गया कि अब आप बिजनेस पार्टनर की तरह काम करेंगे, यानी अब आपका क्या करना पड़ेगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी में भी आपको सहयोग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका मेन इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। एचआर एज ए स्ट्रेटेजिक प्लेयर एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम। स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है और एचआर एज ए स्ट्रेटेजिक प्लेयर कैसे काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल की बात की गई। ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल है दोस्तों, इसके 4 लेग्स होते हैं, ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये जो 4 लेग्स है इसको लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है और इसके 4 लेग्स कौन से। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड एक्चुअली होता क्या। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम विच टेक इनटू अकाउंट नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। तो बैलेंस स्कोर कार्ड से क्या होता है, जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है ना, किसी भी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड, तो रिपोर्ट कार्ड से पता लगता है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। किसी के रिपोर्ट कार्ड में 80% मार्क्स आए तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी के 40% आए तो खराब परफॉर्म कर रहा है, यानी रिपोर्ट कार्ड देख के आपने किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पता कर दी। सेम ऐसी बैलेंस स्कोर कार्ड देख के आप कंपनी की परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस के नॉन फाइनेंशियल, यहाँ पे जो है नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस ये नहीं कि उसने कितने का टर्नओवर किया, कितने का सेल्स किया, ये इस बात से फर्क नहीं है। इसमें ये देखा जाएगा कि आपके कस्टमर कितने खुश है या बिजनेस प्रोसेस आपने कितने अच्छे से किया है। तो इस चीज को देखा जाएगा क्योंकि इसी से आपको आइडिया लगेगा कि फ्यूचर में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी बैलेंस स्कोर कार्ड से हमें ये आइडिया लग सकता है कि फ्यूचर में हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, उसके बारे में हमें पता लगेगा। प्लस इसमें जो है नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट को देखा जाता है, यानी जो आप परफॉर्म कर रहे हो, आपने अच्छा सेल किया, इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा आपके कस्टमर कितने खुश है और आप कौन सा बिजनेस प्रोसेस यूज कर रहे हो। तो इससे जो है आप अपनी कंपनी का फ्यूचर पता कर सकते हो कि फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। बैलेंस स्कोर कार्ड इज यूज टू reinforce गुड बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन बाय आइसोलेटिंग 4 सेपरेट एरिया दैट नीड टू बी। तो यहाँ पे बोला है कि इस बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 एरियाज पे फोकस किया गया। ठीक है, और उससे क्या है कि गुड बिहेवियर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के साथ सबके साथ अच्छा बिहेव हो, इस तरह से 4 एरियाज पे
स्पेशली फोकस किया गया है। तो कौन कौन से 4 एरियाज उसकी बात कर लेते हैं। इन 4 एरियाज को 4 लैक्स बोला गया, ठीक है। तो 4 एरियाज या 4 लैक्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड एक ही चीज है। ये दोस्तों आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसको लेके 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सो फर्स्ट लेग जो कि है हमारा लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ आर एनालाइज थ्रू द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज रिसोर्स, यानी कितना नॉलेज आपके एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितना वो ट्रेनिंग और नॉलेज जो है आपके एम्प्लॉयज के द्वारा कैप्चर किया जा रहा है। अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छा नॉलेज होगा, तो आप बेटर वे में कॉम्पिटिटिव होंगे। यानी जो पहला है वो यही जो पहला लेग है वो इसी बात पे फोकस कर रहा है कि आपके एम्प्लॉय कितनी इफेक्टिव वे में जो है इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल कराई है वो कितना ज़्यादा उसको यूटिलाइज करते हैं, जिससे आपके एम्प्लॉयज इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव, मतलब आपकी इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, आप ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आगे रहते हैं। तो पहला वही हो गया लर्निंग एंड ग्रोथ, यानी आपके एम्प्लॉयज नॉलेज को और आपका ट्रेनिंग और नॉलेज रिसोर्स को कितना इफेक्टिव वे में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है इसका बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस का मतलब है कि कितना इफिशिएंट वे में आप काम करते हैं, क्या कोई गैप वैप तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस बात पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि कैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट देखा जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब कितना एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हैं, किसी टाइप का कोई वेस्टेज तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये भी देखा जाता है किसी टाइप का कमी तो नहीं है, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा। तो वो जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी या ऑपरेशनल के बिजनेस प्रोसेस में देखा जाता है। तीसरा कस्टमर पर्सपेक्टिव, ये तीसरा लेग है। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव इस बात पे फोकस करता है कि आपके कस्टमर कितने खुश हैं, आपने जो भी प्रोडक्ट दिया है उससे आपके कस्टमर कितने सेटिस्फाई है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके या किस प्राइस पे आप दे रहे हैं, या आप कितना इजीली अपने प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को अवेलेबल करा पा रहे हैं। तो तीसरा है कस्टमर पर्सपेक्टिव, यानी कस्टमर कितने खुश है आपके प्रोडक्ट के प्राइस से, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, किस रेट पे दे रहे हैं और कितना इजिली आप अवेलेबल करा रहे हैं। चौथा और लास्ट है फाइनेंशियल डेटा। तो फाइनेंशियल डेटा क्या हो रहा है, इसमें जो है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, कैसे कंपनी ने कितने की सेल्स की, कितना उसका खर्चा हुआ, कितना उसकी इनकम हुई। तो इससे जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। तो यही 4 मैट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड में, ठीक है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत ही जो है HR स्ट्रेटेजी के तौर पर बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज किया जाता है। तो ये एक मॉडल है जिसमें क्या होता है कि जो मेजर एक्सपेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे फाइनेंशियल हो गया, कस्टमर हो गया, प्रेसेस हो गया, लर्निंग डेवलपमेंट, तो उन सब पे फोकस किया जाता है। अगर हम बात करें बैलेंस स्कोर कार्ड, तो इसमें क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी के नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, जैसे कैसा वो आपकी जो कस्टमर है वो कैसे खुश है नहीं है, बिजनेस प्रोसेस आप कैसा यूज कर रहे हैं, तो ये सबका पूरा स्टडी किया जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड में, और उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आपकी बैंक या ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसके 4 लेग्स है। पहला है लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ में ये देखा जाता है कि आपके एम्प्लॉयज कितना नॉलेज या ट्रेनिंग को कितना इफेक्टिव वे में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कितना ज्यादा नॉलेजेबल है। दो कंपनी है ए और बी, ए कंपनी के एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और बी के कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज थोड़ा कम है। तो इसका मतलब ए कंपनी ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पोस्ट में है एज कम्पेयर टू बी। सेकेंड है बिजनेस प्रोसेस, मतलब आपका बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करता है, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कुछ वेस्टेज तो नहीं है, कितना एफिशिएंट होकर आपका घर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है। तो वो होता है आपका बिजनेस प्रोसेस। इसको बहुत ही सिंपल भाषा से आप समझ सकते हैं, जैसे आपका घर है, मान लीजिए आप घर में कुछ रोटियां बनाते हैं, ठीक है, खाने के लिए रोटी बनाते हैं। दो घर है, एक घर जो है उसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है, मान लीजिए दोनों घर में 4 ही लोग रहते हैं, जस्ट एग्जांपल। इस घर में क्या होता है कि अननेसेसरी वेस्टेज बहुत है, खाना मतलब हमेशा बच रहा है या अननेसेसरी वो वेस्ट हो रहा है, किसी को दिया भी नहीं जा रहा, गाय या इस तरह से। दूसरा जो घर है वहां पे प्रॉपर जितने लोग हैं उतनी ही रोटी बन रही, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं हो रहा। तो इन दोनों में जो ये घर है जहाँ पे अननेसेसरी वेस्टेज नहीं हो रही, उसको बेटर जो है प्रोसेस माना जाता है, मतलब यहाँ पे प्रोसेस अच्छे से काम कर रहा है। सेम ऐसे बिजनेस का प्रोसेस कैसे होगा, बिजनेस प्रोसेस मतलब वहां पे कोई डिले तो नहीं हो रहा, कोई गैप तो नहीं है, कुछ कमियां तो नहीं है, कुछ शॉर्टेज तो नहीं पड़ रही किसी चीज की, अननेसेसरी रॉ मटेरियल सब वेस्ट तो नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा कस्टमर पर्सपेक्टिव, मतलब कस्टमर कितने खुश है आपकी आपके प्रोडक्ट से, आपके प्रोडक्ट के प्राइस से, या कितना आसानी से आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, तो उससे कस्टमर कितने खुश है, वो हो जाएगा कस्टमर पर्सपेक्टिव। चौथा है फाइनेंशियल डेटा। तो फाइनेंशियल डेटा में क्या क्या स्टडी किया जाएगा, कितने का आपने कमाई किया, सेल्स कितने की, कितने का आपने खर्चा किया, कितनी इनकम हुई। तो ये चार हो जाएगा आपका फाइनेंशियल डेटा। तो इन चारों जो है इन चारों लैक्स आप बोल सकते हैं, इनके आधार पे जो है बिजनेस की परफॉर्म को एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के काम आता है। यहाँ पे एक और बात बोला है कि सम ऑफ द मेजर पॉइंट टू बी कवर्ड बाय फॉर्मेटिंग स्ट्रेटेजी। तो जब भी HR को आप स्ट्रेटेजी के लिए इस्तेमाल करें तो कुछ पॉइंट्स
या कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हाउ स्ट्रॉन्ग इज द लिंकेज बिटवीन एचआर एक्टिविटी एंड बिजनेस। तो एचआर जो भी एक्टिविटी करता है, बिजनेस की जो भी स्ट्रेटेजी, उसके बीच में लिंकेज कितना स्ट्रॉन्ग है। कहीं एचआर अपने ही काम में बिजी है या फिर वो बिजनेस स्ट्रेटेजी को लेके कुछ भी नहीं कर पा रहा, ऐसा कुछ तो नहीं है। सेकेंड है, डज एचआर टेक एक्टिव पार्ट इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो कॉर्पोरेट जो भी स्ट्रेटेजी बन रही है उसमें एचआर क्या कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता। कहीं एचआर का रोल सिर्फ किताबों में या पॉलिसी में लिखा हुआ है पर रियलिटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये भी देखा जाएगा। ठीक है। तीसरा है कि एचआर to play a vital role by getting the best out of every single human resource that ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन। ऑर्गेनाइजेशन जिस भी ह्यूमन रिसोर्स या जो भी एम्प्लॉय है उसमें इन्वेस्ट कर रही है, मतलब पैसा लगा रही है ट्रेनिंग की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो उनसे जितना बेस्ट आउटपुट ले सके, जितना अच्छा आउटपुट ले सके, तो एचआर उसमें कितना सपोर्टिव, किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, और सभी एम्प्लॉय का बेस्ट आउटपुट दे सके तो उसके लिए कैसा एनवायरमेंट एचआर क्रिएट करा रहा है। एचआर को चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी अप्रोच बनाए जहाँ पे हर एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होती रहे और वो लगातार होती रहे। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 चीजें कि एचआर का और जो बिजनेस स्ट्रैटेजी उसका लिंकेज कितना स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड है कि क्या एचआर जब भी कॉर्पोरेट या बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजी बन रही है, ठीक है, स्ट्रैटेजी मतलब क्या प्लान बन रहा है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, कैसे गोल को अचीव किया जाएगा, तो वो जो प्लान बन रहा है, वो स्ट्रैटेजी बन रहा है, तो एचआर उसमें कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तीसरा कि एचआर जो है कितना सपोर्ट रोल प्ले कर रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय से उसका बेस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए, वो इसमें बोला है। तो एचआर कैसा इन्वॉल्वमेंट दे रहा है कि सभी अच्छा आउटपुट दे, पूरे पोटेंशियल मतलब पूरी क्षमता से एम्प्लॉय सारा काम करे। लास्ट है कि कैसा स्ट्रक्चर या अप्रोच है जहाँ पे हर एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होती रहे, मतलब इंप्रूवमेंट का हमेशा चांस रहे। और ये कैसे होगा, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनको बेस्ट फिट फॉर द राइट जॉब, मतलब जो जिस जॉब के लिए अच्छा है, जैसे किसी का लोन का अच्छा है तो उसको लोन वाली पोस्टिंग दे दी, किसी का ब्रांच हैंडल या ऑपरेशन अच्छा है तो उसको ऑपरेशन की पोस्टिंग दे दी, तो इस तरह से बेस्ट फिट फॉर द राइट जॉब। तो इस तरह से क्या होगा कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अगला आपका डेवलपिंग स्ट्रेटेजी। सो डेवलपिंग स्ट्रेटेजी में क्या है, तो इस पैराग्राफ में यही बोला गया दोस्तों कि जो एचआर है, एचआर का रोल मेनली यही होता है कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, प्रॉपर उनको कंपनसेशन देना, परफॉर्मेंस उनका सब करना, ये सब है। ठीक है, फिर इसके साथ ये भी बोला है कि कुछ डिपार्टमेंट है, स्पेशली सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनको लगता है कि जो एचआर है उसका फोकस सिर्फ एम्प्लॉय पे होता है और एचआर का कुछ और भी होना चाहिए, उसको बाकी डिपार्टमेंट को भी सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, ऐसा बाकी डिपार्टमेंट को लगता है। फिर यहाँ पे बोला है कि एक थे आपके जैक वेल्स। जैक वेल्स कौन थे, ये आपका जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन थे 1981 से 2001 तक। ठीक है, तो जब तक ये चेयरमैन रहे उस ड्यूरेशन तक ये जो कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक की, काफी ज्यादा वर्ल्ड में बहुत अच्छी रैंक हासिल की, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन, बहुत ही इन्होंने नेम और फेम दिलाया था इस जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को। फिर इनका मानना था, जो कि खुद सीईओ है, 20 साल तक रहे थे, इनका मानना था कि मैं इस कंपनी को इतना डेवलप, इतना आगे, इतना सक्सेस इसीलिए लेके गया क्योंकि मेरे को एचआर का पूरा सपोर्ट था। इनका यही बोलना था कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करती है, ऑर्गेनाइजेशन तब ग्रो करती है जब वहाँ पे अच्छा टैलेंट है, टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि काम एग्जैक्टली कौन करेंगे, लोग ही तो वहाँ के एम्प्लॉय तो करेंगे ना। एम्प्लॉयज लेके कौन आता है, टैलेंटेड लोग कौन लेके आ रहा है, वो आपका एचआर लेके आ रहा है। तो अगर एचआर की पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज इस तरह से, जो राइट टैलेंट भी क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के हिसाब से एक स्पेसिफिक टैलेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक टैलेंटेड लोगों को हायर करना ये एचआर का जिम्मेदारी है। तो सीईओ ने एचआर के साथ मिलके कि किस टाइप के उसको लोग चाहिए, किस टाइप के लोगों को हायर करना चाहिए, क्या पॉलिसी होना चाहिए, तो मिलके इन्होंने काम किया, जिसकी वजह से ये राइट टैलेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय लेके आए, और उन टैलेंटेड लोगों ने, एम्प्लॉय ने काम करके इस ऑर्गेनाइजेशन को कई सालों तक ग्लोबली बहुत आगे रखा था। तो ये इनका मानना था कि एचआर डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी हेल्प से डिसाइड होगा कि आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो यही इनका मानना है कि एचआर चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप में ले जा सकता है, एचआर चाहे तो अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी क्वालिटी से जो एम्प्लॉयज उनको इतना इंप्रूव करा सकता है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है, फिर आगे इसमें ये बात बोली गई थी कि जो एचआर है, एचआर को खुद को अलाइन करना चाहिए बिजनेस और ट्रांसफॉर्म करना चाहिए बिजनेस पार्टनर के तौर पे देन ए बिजनेस सपोर्टर। यानी एचआर जो है बिजनेस पार्टनर ना बन के, बिजनेस सपोर्टर ना बन के बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम करेगा। बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम करेगा तो वो अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाएगा ताकि बिजनेस के गोल्स को पूरा किया जा सके। ठीक है,
तो फॉलोइंग शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट की कुछ चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं वन बाय वन उसको देखेंगे। पहला आपका रिसोर्सिंग एक्सपर्ट। रिसोर्सिंग एक्सपर्ट का मतलब क्या है, यानी जो एचआर डिपार्टमेंट का जो भी हेड है या जो भी है, उस पर्सन को मालूम होना चाहिए कि किस इंडिविजुअल को हमें रिक्रूटमेंट करना है जिससे हमें वैल्यू मिलेगी। और मतलब ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट का एक सिर्फ एक यूजुअल जॉब है, किसी को भी हायर कर लिया, नहीं। जो एचआर है उसको ये देखना पड़ेगा कि किस पर्सन को मुझे जो है रिसोर्स या किस पर्सन को मुझे रिक्रूटमेंट करना है। तो अगर वो थोड़ा एक्सपर्ट होगा, उसको अच्छी नॉलेज होगी, तो सही पर्सन को रिक्रूटमेंट देगा जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड होगी। यानी वो इसको सिर्फ रूटीन एक्टिविटी ना मान के चले, बल्कि आगे जाके कि राइट पर्सन, कि किस पर्सन के हमें रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड हो, किस तरीके की फैमिली हो, क्या सोशल स्किल हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो हो। ठीक है, विद द पोटेंशियल टू ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो वही इसमें बोला है कि रिसोर्सिंग एक्सपर्ट, जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि किस तरह से रिसोर्स लाने हैं, ह्यूमन रिसोर्स, या किस तरह से रिक्रूटमेंट करना है। सेकेंड है डेवलपर। तो वो एक तरह से आपके जो एम्प्लॉयज है वो डेवलपर का रोल प्ले करेगा, यानी एक कोच का रोल प्ले करेगा, एक मेंटर का रोल प्ले करेगा, जिसकी मेंटरशिप के दौरान जो एम्प्लॉयज है वो खुद को ग्रो कर सके, सक्सेस हासिल कर सके। यानी एम्प्लॉयज को ग्रो करवाना, क्योंकि बहुत से जो नए यंगस्टर्स है जॉइन ऑर्गेनाइजेशंस विद स्टार्स इन देयर आई एंड लुक फॉरवर्ड टू वन इनकरेजिंग स्पार्क। यानी जो नए नए यंगस्टर्स होते हैं वो मतलब उनकी आंखों में बहुत चमक होती है, उनको लगता है कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, तो उनको एक इंकरेजमेंट की जरूरत होती है, जो कि एचआर उनको एक मेंटर बन के या एक कोच बन के उनको देता है। बहुत से लोग जो बहुत हाई पोजीशन में चले जाते हैं वो अपने फर्स्ट बॉस को या पहले जो मेंटर है उनको स्टिल रिमेम्बर रखते हैं, और अपनी अभी अभी की जो सक्सेस है उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने फर्स्ट बॉस को क्रेडिट भी देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% केसेस में आपका फर्स्ट बॉस बहुत अच्छा होगा, पर कुछ केसेस में ऐसा होता भी है। पिगमेलियन इफेक्ट की भी यहाँ पे बात की है कि एचआर जो प्रोफेशनल है उसको पिगमेलियन इफेक्ट में जो है बिलीव करना चाहिए। पिगमेलियन इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप किसी से बहुत अच्छा उम्मीद करते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, अगर आप किसी से बहुत खराब उम्मीद करते हैं तो वो खराब परफॉर्म करता है। बस इसका सिंपल सा यही मतलब है कि मान लीजिए अगर आप ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है, तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, वो ग्रोथ आपको मिलेगी, अच्छा आउटपुट देगा, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आपने एक्सपेक्टेशन ही खराब रखी है तो आपको कम आउटपुट मिलेगा। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक टीचर है, क्लास टीचर है, दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जस्ट एवरेज है और एक बिलो एवरेज है। ठीक है, तो जो एवरेज स्टूडेंट है उससे टीचर बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम अच्छे मार्क्स लाओगे। तो क्योंकि उससे एक पॉजिटिव बात पहले इसको पता लगी कि मेरा जो टीचर है, मेरा जो क्लास टीचर है, मुझसे एक अच्छा परफॉर्मेंस का उम्मीद करता है, मतलब एक्सपेक्टेशंस हाई रखता है, तो उसी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मेहनत करेगा, उसको मोटिवेशन फील होगा। एक बिलो एवरेज है टीचर, उसको देख के बोलती है कि मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है, तुम इस बार भी फेल होगे, तुम हर बार फेल होते हो। तो वो जो बेचारा बिलो एवरेज था, जो ऑलरेडी दुखी था, मतलब दुखी नहीं बोलना चाहेंगे, वो ऑलरेडी बेचारा डिमोटिवेटेड था, डिमोटिवेशन, टीचर ने उसको और डिमोटिवेट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, तो बहुत चांस है कि वो खराब ही परफॉर्म करेगा। यानी अगर आप एक्सपेक्टेशन हाई रखते हो, हाई एक्सपेक्टेशन हाई परफॉर्मेंस, खराब एक्सपेक्टेशन खराब परफॉर्मेंस, बस यही बात है। मतलब ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा है कि अगर आपसे अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, खराब एक्सपेक्ट किया जाए तो खराब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एचआर को भी ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छी एक्सपेक्टेशन रखे अपने एम्प्लॉय से। नए नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उनसे भी बोले कि आपसे मेरे को बहुत उम्मीद है, आप बहुत अच्छा बिजनेस को ग्रो कराओगे, बहुत अच्छा लेके जाओगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी रहेगी, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तीसरा बिहेवियर स्पेशलिस्ट। जो एचआर जो प्रोफेशनल्स है या जो एचआर है, उनको जो है बिहेवियर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, मतलब वो लोगों के बिहेवियर को समझ सके, वो माइंड रीडर हो। ठीक है, उनको बॉडी लैंग्वेज में नॉलेज होनी चाहिए, और वो मतलब समझ सके चीजों को कि कैसे चीजें काम करती है। मतलब वो पहले से कुछ भी अगर होने वाला है तो पहले से उस चीज को समझ सके, कुछ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है उससे पहले। अब मान लीजिए वो माइंड रीडर है या कुछ भी स्पेशलिस्ट है, तो उससे वो पहले ही आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होगा, और वो अपने जो एम्प्लॉयज है उनकी बात को समझ के, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अपनी बात रख ही नहीं पाते, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि वो परेशान है या वो उस असाइनमेंट से खुश नहीं है, तो उस आधार पे एचआर को बिहेवियर स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए। चौथा है द वैल्यू क्रिएटर। वैल्यू क्रिएटर का मतलब क्या होगा, यानी एचआर को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करे, ऐसा टैलेंट ढूंढे जिस टैलेंट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू बढ़े। ठीक है, यानी मार्केट में कई सारे चैलेंज है, तो एचआर को चाहिए कि ऐसे पर्सन को या ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू को बढ़ाए। ठीक है, तो वही आपका वैल्यू क्रिएटर। यही 4 पॉइंट यहाँ पे एचआर के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हेडिंग आपका एचआर ट्रांसफॉर्मेशन।
सो एचआर का जो था आपका ये डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे बोला है कि एचआर को सिर्फ आप एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना वो सब मत समझिए। एचआर का काम है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करना कि मतलब जनरली एचआर क्या करता है, अपना ही मेन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ये काम करता है, तो बाकी जो डिपार्टमेंट है उनको प्रॉब्लम रहती है कि एचआर कुछ और चीजें नहीं करता, सिर्फ ये अपनी ही चीजें में लगा रहता है। तो बाकी डिपार्टमेंट में भी एचआर को सपोर्ट करना चाहिए। जो सीईओ थे आपके जैक वेल्स, जो जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ रहे 1981 से 2001, इनका बोलना था कि इन्होंने एचआर के साथ मिलकर काम किया और जो बेस्ट टैलेंट है एचआर ने मुझे वो टैलेंट हायर करके दिया जिसकी हेल्प से हमारी कंपनी कई साल तक बहुत ज्यादा ग्लोबली बहुत ज्यादा टॉप रैंक पे थी। तो उसका रीजन यही था कि एचआर के साथ मैंने मिलकर काम किया। तो एचआर ही डिसाइड करेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी, कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना सक्सेस आपकी कंपनी हासिल कर सकती है, कितना अच्छा परफॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो वो एचआर पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि एचआर राइट पर्सन को अपॉइंट करके देता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, सही पर्सन, सही कैपेबिलिटी और सही नॉलेज, सही स्किल्स के पर्सन को अगर ऑर्गेनाइजेशन को देगा तो ये लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ देंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। तो एचआर की चार कुछ कंस्टिट्यूशन यहाँ पे इन्होंने बताया। पहला, एक रिसोर्सिंग एक्सपर्ट, उसको मालूम होना चाहिए कि किस हिसाब से रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट भी सही पर्सन को करना है जिसका फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, सोशल स्किल्स सब अच्छी होनी चाहिए। डेवलपर, यहाँ पे बोला है कि एचआर को पिग्मेलियन इफेक्ट पे बिलीव करना चाहिए। पिग्मेलियन इफेक्ट होता है कि अगर आप किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन, तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, खराब एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो खराब परफॉर्म करता है। एचआर को एक कोच की तरह काम करना चाहिए, एक मेंटर की तरह काम करना चाहिए। तीसरा, बिहेवियर स्पेशलिस्ट, एचआर को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को देख के उनका बिहेवियर स्टडी कर सके, समझ सके, जैसे बॉडी लैंग्वेज या माइंड रीडर टाइप का होना चाहिए। और उसको अपने एम्प्लॉय से अच्छा नेटवर्क भी बना के रखना चाहिए। एक और बात है कि जैसे बॉडी लैंग्वेज से क्या फायदा होगा, वो ये फायदा होगा, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अंडर परफॉर्म कर रहा है पर वो बोल भी नहीं पा रहा कि क्या प्रॉब्लम उसको है, तो एचआर को चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज से आइडिया लगा सके कि क्या प्रॉब्लम है उसको जिस वजह से वो खराब परफॉर्म कर रहा है और उसका वो सोल्यूशन दे सके। वैल्यू क्रिएटर, एचआर को चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढे जिनको अच्छी ट्रेनिंग देके वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ये चार चीजें एचआर को करनी चाहिए, ये चार कंस्टिट्यूट्स एचआर में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका एचआर ट्रांसफॉर्मेशन। सो एचआर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे फॉर्म में आना, कुछ चेंजेस होना। तो किस तरह से एचआर में चेंजेस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो एचआर है, एचआर ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल ये मतलब नहीं है कि आप नए टूल्स लेके आए। यानी मान लीजिए पहले जो भी सर्विसेज थी कुछ मैनुअल थी, लेकिन आपने सारा कुछ क्या किया, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक एचआर में किया। यानी आपने ऑनलाइन एम्प्लॉय की सर्विसेज दी या ऐसे पोर्टल बनाए कि ऑनलाइन जो है आपके जो एम्प्लॉयज है उनको एचआर की सर्विसेज मिल रही है। जैसे सैलरी स्लिप पहले आप मान लीजिए फिजिकल मिलती थी, अब आप ऑनलाइन लॉग इन कर सकते हैं पोर्टल पे और वहां से एम्प्लॉय अपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सैलरी स्लिप को डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये जो आपने सर्विस दी जिसको ई एच आर बोला गया है, तो ई एच आर कर दिया तो क्या एचआर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? सिर्फ इसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इससे आपने नॉर्मल फिजिकल या मैनुअल जो एचआर था उससे आपने इलेक्ट्रॉनिक एचआर किया, तो इससे क्या हुआ कि आपकी एफिशिएंसी हुई है। मतलब बहुत से एचआर को या कंपनीज को लगता होगा कि हमने अब एचआर की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कर दी तो इसका मतलब हमने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ऐसा वो बिलीव करते हैं, बट दे हैव नॉट। पर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं है तो क्या है, ठीक है। तो ई एचआर जो भी आपने किया इलेक्ट्रॉनिक एचआर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे सिर्फ आप एक एचआर की जो सर्विसेज है वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें एचआर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो एचआर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या है? चेंजिंग यानी सिंगल एचआर प्रैक्टिस, आपने कोई भी एक सिंगल चीज चेंज की, जैसे स्टाफिंग, कैसे आप स्टाफ को हायर कर रहे हो, कैसे आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, कैसे आप उनको अप्रेजल कर रहे हो, टीम वर्क कैसे काम कर रहा है या कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। इसमें से अगर आपने कोई भी सिंगल चेंज की है, इट डज नॉट क्रिएट अ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इससे कोई भी बदलाव नहीं माना जाएगा अनलेस जब तक द इंटायर एरे ऑफ एचआर प्रैक्टिस कलेक्टली एड वैल्यू फॉर कीस्टर। तो सारी की सारी जो एचआर की प्रैक्टिस है यानी स्टाफिंग, ट्रेनिंग, सारा कुछ मिला लीजिए, सब मिला के अगर आपके स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन हैज नॉट अकर। यानी एचआर में ट्रांसफॉर्मेशन आप तभी बोलोगे जब सारी चीजें मिल के आपके स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाए, सारी चीजें कलेक्टिव होके मिल के इंटीग्रेट होके अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर है उनकी वैल्यू को बढ़ाए, ठीक है, तो उसी केस में उसको बोला जाएगा कि ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिविजुअल जो है आपके स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को कैसे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कस्टमर कनेक्शन, कस्टमर से किस तरह से आप अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, तो इन सभी चीजों को ही ट्रांसफॉर्मेशन माना जाएगा, सिंगल चीज से नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यही चीज इसमें यहाँ पे बोली गई है कि जो एचआर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मान लीजिए आपने
इलेक्ट्रॉनिक एचआर की सर्विस दी, कोई पोर्टल दिया जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक एचआर सर्विसेज ले सकते हैं, तो इसको अगर आपने बोला कि हमने एचआर में ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये उसका आप एक पार्ट बोल सकते हैं, पर एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि या फिर अगर आपने एक और काम किया, आपने एक्सपर्ट्स बाहर से मंगवा लिए या कुछ आउटसोर्सिंग कर ली, तो ये आपने ट्रांसफॉर्म किया, नहीं, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई भी सिंगल एचआर की प्रैक्टिस, एचआर प्रैक्टिस में मतलब क्या होगा कि जैसे स्टाफिंग हो गया, कैसे स्टाफ हायर कर रहे हो, ट्रेनिंग, अप्रेजल, इसमें से कोई भी सिंगल चेंज अगर चेंज होता है, तो उससे भी हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जब तक कि पूरा का पूरा एचआर का प्रैक्टिस मिलके जो है आपके स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को ना बढ़ाए। ठीक है, अगर सारी चीजें मिलके आपके स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाएगी, तभी हम बोल सकते हैं कि आपकी एचआर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि एचआर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज बोथ बिहेवियर एंड आउटपुट। तो इससे क्या हो रहा है? बिहेवियर प्लस आउटपुट दोनों चीजें बदलनी चाहिए, उसके बाद ही आप बोलोगे कि एचआर में ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है, स्ट्रेटेजिक एचआरएम। स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्जेक्टली क्या होता है? ठीक है, सिंपल अगर भाषा में बोलना चाहे, सिंपल टर्म्स में, स्ट्रेटेजिक एचआरएम इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच organization utilize the knowledge, skills and ability of its employee in formulations and execution of its business। यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने एम्प्लॉयज की नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी को यूज कर रही है अपने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, यानी एम्प्लॉयज अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आप अपने एम्प्लॉयज की नॉलेज या स्किल्स या एबिलिटी का सहारा ले रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं, तो वही आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ठीक है, इसेंशियल फीचर क्या होता है आपके स्ट्रेटेजिक एचआरएम के? इसके फीचर की बात करने से पहले हम एक शॉर्ट में देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक एचआरएम का एग्जैक्टली पर्पस क्या है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम का मेन पर्पस ये होता है कि जो भी एचआर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा, ठीक है, एचआर की जो भी पॉलिसीज है, जो भी स्ट्रेटेजी बनेगी, वो अलाइन करनी चाहिए आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी से। ठीक है, तो जो भी एचआर स्ट्रेटेजी बना रहा है, चाहे इंप्लॉयज की सैलरी को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, कुछ भी बना रहा है स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी मैच करनी चाहिए किसके लिए? आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी से वो अलाइन करनी चाहिए। तो वही पर्पस होता है आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम का। तो इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला है कि देर इज एक्सप्लिसिट लिंकेज बिटवीन एचआर पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट। यानी एचआर अपनी जो भी पॉलिसी बना रहा है, जो भी प्रैक्टिस बना रहा है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्वमेंट से मैच करना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कंटेक्स को सपोर्ट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट मतलब बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से एचआर अपनी पॉलिसीज बनाएगा, ये इसमें बोला जा रहा है। और वो एक्सप्लिसिट लिंकेज होना चाहिए, मतलब क्लियर कट लिंकेज दिखना चाहिए कि एचआर पॉलिसी का बिजनेस पे या बिजनेस प्रैक्टिसेस पे, बिजनेस कंटेक्स में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेकेंड है, it focus on organization human resource as the primary source of organization's competitive advantages। इसमें जो है आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपके स्टाफ है, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का मेन सोर्स माना जाता है, यानी हम मार्केट में आगे हैं, हम कंपटीशन में आगे हैं, क्यों? ह्यूमन रिसोर्स की वजह से। तो इस चीज पे स्ट्रेटेजिक एचआरएम फोकस करता है कि हम मार्केट में आगे इसीलिए क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसी की वजह से हम कॉम्पिटिटिव बेनिफिट में। तीसरा है कि इसमें आपका जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है, इसमें इस बात पर भी फोकस किया जाता है कि जो एचआरएम की पॉलिसी है, प्रोग्राम है या प्रैक्टिसेस है, एज द मीन्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन पीपल कैन बी डिप्लॉयड टू गेन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। यानी यहाँ पे जो एचआर की पॉलिसी या प्रैक्टिस है, उसका यूज किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं उसको यूज किया जाए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में अच्छे हैं पर उसके लिए आप पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस चीज में एस एच आर में फोकस किया जाता है। ठीक है, चौथा आपका जो आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम है, उसमें इस बात पे भी जोर दिया जाता है कि एक तालमेल बना रहे किसके बीच में, जो आज एचआर की स्ट्रेटेजी है और ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटेजी है, वो आपस में तालमेल होनी चाहिए। ठीक है, तालमेल किस तरह से बोला गया है? कन्ग्रेंस वर्ड का मतलब होता है कि वो अलाइन होनी चाहिए, यानी एचआर अपनी जो भी स्ट्रेटेजी बना रहा है और ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी स्ट्रेटेजी बना रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। तो इस चीज पे भी फोकस किया जाता है, यानी एचआर की, और एचआर अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है कि एम्प्लॉयज को हायर किया जाएगा, बिजनेस की स्ट्रेटेजी बन रही है कि इस तरीके का हम बिजनेस डेवलप करेंगे या ऐसा हम बिजनेस लॉन्च करेंगे, तो एचआर की स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी के बीच में अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एचआर कुछ अलग तरह से हायर कर रहा है और बिजनेस कुछ अलग तरह से हायर कर रहा है। इसको बहुत सिंपल भाषा में लेंगे, एचआर मान लीजिए आईटी प्रोफेशनल्स को हायर कर रहा है और बिजनेस क्या है? मेडिकल फील्ड का बिजनेस है, ये लॉन्च करने वाले मेडिकल कोई
बिजनेस, लेकिन एचआर जो है आईटी प्रोफेशन वालों को हायर कर रहा है, तो ये मैच नहीं होगा ना, अलाइनमेंट नहीं होगा। कन्ग्रेंस का मतलब होता है अलाइनमेंट होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो एचआर की जो स्ट्रेटेजी है, एचआर जो भी प्लानिंग कर रहा है रिक्रूटमेंट या किसी भी चीज को लेके, वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी से मैच करना चाहिए। ये होगा वर्टिकल फिट प्लस हॉरिजेंटल फिट, यानी एचआर की जितनी भी एक्टिविटी है, एचआर की बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो उसके बीच में भी अलाइनमेंट होना चाहिए। जैसे एचआर कर रहा है स्टाफिंग, लोगों को हायर कर रहा है, फिर ट्रेनिंग दे रहा है, तो आपने स्टाफ कुछ हायर किया, ट्रेनिंग कुछ और आप दे रहे हो, तो जिस टाइप के आपने लोगों को हायर किया उस टाइप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, तो वो उसके बीच में भी अलाइनमेंट होना चाहिए। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल फिट। हॉरिजेंटल मतलब एचआर की जो खुद की एक्टिविटी है वो आपस में अलाइन होनी चाहिए, प्लस एचआर की जो भी स्ट्रेटेजी है और बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी वो भी अलाइन होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तो वो होता है वर्टिकल फिट। तो इस चीज पे भी एसएचआर में फोकस किया जाता है। लास्ट है, जो भी एचआर का एक्टिविटी होगा, जो भी प्लान बनेगा, ठीक है, तो सबका पर्पस एक ही होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, जो भी एचआर प्लान बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोगों को हायर कर रहा है, तो सबका पर्पस एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जाए। तो यही है दोस्तों आपका स्ट्रेटेजिक एचआर। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एचआर में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स और एबिलिटी को इस्तेमाल करती है ताकि बिजनेस स्ट्रेटेजी बना सके, यानी बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए वो अपने इम्प्लॉयज की स्किल्स को इस्तेमाल कर रही होती है। और सो अगर हम बात करें कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक जो सर्विस वाली है, तो इसमें एचआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आपने अपने प्रोसेस में या अपनी स्ट्रेटेजी में अपने एम्प्लॉयज को अपने पार्टनर बनाया, तो वो बेटर वे में सर्विस दे पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी हेल्प से ही ये स्ट्रेटेजी बनी है, तो हम ही इसको पूरा कराएंगे, तो इस तरह से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होने का चांस बढ़ जाता है। फिर इसके फीचर्स की बात करेंगे, तो पहला तो यहाँ पे जो भी एचआर की पॉलिसी या प्रैक्टिस होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है, बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है, उससे वो मैच होना चाहिए। ठीक है, और ये जो आपका एसएचआरएम है, इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो स्टाफ है, उसको आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में है, मतलब मार्केट में कंपटीशन में बने हुए हो। क्यों बने हुए? आपके एम्प्लॉयज की वजह से बने हुए। ठीक है, तीसरा है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है, इसमें एचआर की प्रैक्टिस या पॉलिसीज जो है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं उनको कॉम्पिटिटिव, मतलब एचआर की पॉलिसी इस तरह से होगी जिससे जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं जिनको यूज किया जाए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की वजह से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, उसी की वजह से हम कॉम्पिटिशन में आगे हैं, पर एचआर की पॉलिसी ऐसी बनाई जाएंगी या प्रैक्टिस ऐसा होगा एचआर का जिससे उन लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हम कॉम्पिटिटिव बने रहे। चौथा है कि एचआर की जो भी स्ट्रेटेजी बनेगी, एचआर जो भी प्लान कर रहा है रिक्रूटमेंट, हायर या सैलरी किसी को भी लेके, और बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी कि हम ऐसा बिजनेस लॉन्च करेंगे, तो वो आपस में तालमेल होना चाहिए। वो कन्ग्रेस मतलब होता है अलाइन होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिजनेस स्ट्रेटेजी लेफ्ट जा रही है और आपकी एचआर स्ट्रेटेजी राइट जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको मिल के काम करना है, इनका अलाइनमेंट होना चाहिए। प्लस एचआर की जो भी एक्टिविटी आपस में है उसके बीच में भी अलाइनमेंट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिट। वर्टिकल फिट मतलब एचआर का बिजनेस स्ट्रेटेजी से अलाइनमेंट होना चाहिए, वो होगा आपका वर्टिकल फिट। हॉरिजॉन्टल फिट मतलब एचआर की बहुत सारी एक्टिविटी, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, हायरिंग, वो सब चीजें आपस में अलाइन होनी चाहिए। लास्ट है कि जो भी लोगों को आप हायर करो, जो भी एचआर की प्लानिंग जो भी हो, सबका पर्पस होना चाहिए बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सके। सो प्रीमाइस ऑफ एचआर वैल्यू। प्रीमाइस ऑफ एचआर वैल्यू को क्या मतलब है? प्रीमाइस ऑफ एचआर वैल्यू में बहुत सिंपल सी बात पे फोकस किया जाता है, यानी अगर आप किसी चीज की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो वो वैल्यू डिफाइन होती है रिसीवर से, नॉट गिवर। इसको बहुत सिंपल भाषा में बोलना चाहेंगे, मान लीजिए आपने बहुत अच्छी सर्विस दी, ठीक है, तो बैंक है गिवर ऑफ सर्विस और कस्टमर है रिसीवर ऑफ सर्विस, उसको अच्छी सर्विस मिली है। अब सच में अच्छी सर्विस मिली या नहीं मिली वो किससे पता लगेगा? जो सर्विस दे रहा है बैंक से पता लगेगा या रिसीवर से पता लगेगा? कस्टमर बेटर वे में बता पाएगा कि हाँ मुझे कैसे सर्विस मिली है। तो किसी भी चीज की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो रिसीवर से पता लगेगा, ना कि गिवर से। तो वही लाइन यहाँ पे लिखा है, सिंस वैल्यू इज डिफाइंड बाय रिसीवर नॉट गिवर, एनी वैल्यू प्रपोजिशन बिगिन विद फोकस ऑन रिसीवर। तो अगर आप वैल्यू जानना चाहते हैं तो आप रिसीवर पे फोकस कीजिए। ठीक है, ऐसी जो एचआर है, एचआर किससे डील करता है? एचआर डील करता है अपने एम्प्लॉयज से। ठीक है, सेम आपका जो एचआर है, एचआर को डील करना पड़ता है, किस किस को एचआर जो है सर्व करता है, किस किस को सर्विसेज देता है एचआर, यानी अपने जो एम्प्लॉयज है एम्प्लॉयज को देता है एक तरह से, लाइन मैनेजर्स हो गए, कस्टमर हो गए, शेयर होल्डर हो गए। ठीक है, तो उनको अगर एचआर सर्विस दे रहा है, तो आप अगर एचआर की वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो बेटर होगा कि इनसे ही आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो उसी से आपको अच्छा आइडिया लग पाएगा। तो ये पूरे पैराग्राफ में बस यही वाली बात बोली गई है कि एचआर जो है सर्विसेज किस किस को देता है, यानी किस किस
पे किस किस के लिए काम करता है, वो है आपका एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो एचआर को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ से, अपने लाइन मैनेजर से, कस्टमर से या शेयर होल्डर से पता करे कि एग्जैक्टली एचआर की कितनी वैल्यू है, कितना उसने वैल्यू ऐड किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहले नंबर पे आता है एम्प्लॉयज़। तो एचआर को चाहिए कि बहुत से एम्प्लॉयज़ को कई बार चिंता होती है कि कभी भी उनको निकाल दिया जाएगा। तो एचआर प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं कि अगर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, तो उससे जो है उनको नहीं निकाला जाएगा, वो लंबे टाइम तक बने रहेंगे। ठीक है, पहला हो गया एम्प्लॉय के साथ। सेकेंड हो गया लाइन मैनेजर। तो लाइन मैनेजर को भी ये रहता है कि हम अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एचआर को चाहिए कि वो लाइन मैनेजर्स को इस बारे में बताएं कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, हमारे अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, सेल्स ट्रेनिंग या कोई भी और ट्रेनिंग देंगे, उसमें जो पैसा खर्चा होगा उससे क्या होगा कि आपको जो है आपका रिजल्ट मिलेगा, जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपका गोल्स था वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन मैनेजर। तीसरा हो गया आपका कस्टमर्स। ठीक है, सो एचआर का रोल यहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टमर है उनको जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल रही है, तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को मिल रही है, तो एचआर का रोल है, एचआर प्रोफेशनल को चाहिए कि वो उसमें भी वैल्यू ऐड करे, यानी कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का सर्विस और प्रोडक्ट अवेलेबल करा दे। ठीक है, तो इस तरह से कस्टमर में भी एचआर अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। लास्ट है आपका शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर को इसी बात का चिंता रहती है कि हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर कौन है? कंपनी के मालिक है, तो उनको इसी बात की टेंशन रहती है कि हम अच्छा रिटर्न ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है एचआर को क्या करना चाहिए? एचआर मस्ट क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। एचआर को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए दैट डिलीवर रिजल्ट टुडे, जिससे आज अच्छा रिजल्ट मिले और इस बात का एश्योरेंस मिले, कॉन्फिडेंस मिले आपके शेयर होल्डर को कि हाँ, फ्यूचर में भी हम आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी फ्यूचर में भी हमारे में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यही हो गया दोस्तों आपका एचआर प्रेमाइसिस। ठीक है, प्रेमाइसिस ऑफ एचआर में बोला है कि अगर आप वैल्यू किसी चीज की फाइंड करना चाह रहे हैं तो रिसीवर से पूछिए, ना कि गिवर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचआर है, एचआर किन किन को सर्व करता है, तो उनसे आइडिया लगाया जा सकता था किस तरह की वैल्यू उनको दी गई है। जैसे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को चिंता रहती है कि कभी भी हमें निकाल दिया जाएगा, तो एचआर को चाहिए कि एम्प्लॉय को बताएं कि अगर आप अच्छे प्रोडक्टिव रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपको नहीं निकाला जाएगा। सेकेंड है लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर को अपने गोल की चिंता रहती है कि अपने गोल को पूरा होगा कि नहीं होगा, तो एचआर को चाहिए कि वो बताएं कि अगर आप ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। ट्रेनिंग में अगर हम अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो गोल को भी पूरा किया जा सकता है। ऐसे कस्टमर, कस्टमर को भी एचआर प्रोफेशनल कैसे वैल्यू बढ़ा सकता है? कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल करा के। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को हमेशा इस बात का चिंता रहता है कि अच्छा रिटर्न मिलेगा या अच्छी ग्रोथ रहेगी, तो एचआर उसमें कैसे वैल्यू बढ़ा सकता है? उनको अच्छा रिजल्ट डिलीवर करवा के और इस बात का एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस दिला के कि फ्यूचर में भी आपको अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। एचआर का पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी यूनिक हो, पावरफुल हो, और वो जो है एम्प्लॉय के कमिटमेंट को, कस्टमर के सेटिस्फिकेशंस को और आपके इन्वेस्टर्स के रिटर्न को लिंकेज दे सके। ठीक है, उनके बीच में लिंक एस्टैब्लिश कर सके। जो एचआर प्रोफेशनल्स है उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस का उसको ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्या ऐसी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज है जिसकी हेल्प से हम ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाएं कि हमारे जो कस्टमर है आसानी से जो है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में इन्वेस्ट करे, किसी कॉम्पिटिटर के पास ना जाए। ठीक है, यानी हम ऐसा मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है, ऐसी कौन सी क्षमता है जिसकी हेल्प से हम ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट सर्विस को ही पसंद करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला, what skills and abilities do our people need so that they can understand and respond to short term and long term? तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसी कौन सी काबिलियत या एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो मार्केट की डिमांड को, ठीक है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, हाउ डू वी इन्वेस्ट इन एचआर प्रैक्टिस? तो हम एचआर प्रैक्टिस में ऐसा कैसे इन्वेस्टमेंट करें कि हम एक अच्छा बिजनेस रिजल्ट दे सकें। ठीक है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए हमें किस तरह से एचआर प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करना, यानी हम ऐसी कौन सी एचआर की पॉलिसी या प्रैक्टिस बनाएं जिससे हम एक अच्छा बिजनेस रिजल्ट दे सके, अच्छा आउटपुट दे सके, अच्छा टर्नओवर शो कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हाउ डू वी इंश्योर? इस बात को हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो एचआर प्रोफेशनल्स है उनके अंदर नॉलेज है, उनके अंदर स्किल्स है कि इन सभी चीज़ों को कैसे पूरा करना है। तो जितनी भी स्ट्रैटेजी की बात की है, इन सब की नॉलेज है या नहीं है, तो ये चीज़ हम कैसे इंश्योर करें। ठीक है, तो ये चार चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए जिनके आंसर्स एचआर के पास होने चाहिए। जब भी एचआर इन सभी एरिया पे फोकस करता है, ठीक है, इन सभी एरिया पे फोकस करता है एचआर और अपने की जो स्टेक होल्डर है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो वो एक बिजनेस में अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर बन जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपके इस वाले पैराग्राफ में बोली गई है। एक लास्ट आपका पॉइंट और देखते हैं, एचआर न्यू रोल्स। तो नए रोल कौन कौन से हैं? तो एचआर के अगर हम नए रोल की बात करें तो तीन टाइप के रोल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कोर पीपल रोल, सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एड रोल, तीसरा है आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल। तो तीन टाइप के रोल यहाँ पे एचआर को दिए गए। तो कोर पीपल रोल में क्या क्या रोल दिया गया?
सिलेक्शन, आपके एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, ठीक है, उनका करियर डेवलप कराना, उनको मोटिवेशन देना ताकि वो मोटिवेशन पॉजिटिविटी के साथ काम करे, अच्छा कंपनसेशन सैलरी प्रोवाइड करना, वेलफेयर सर्विसेज उनको देना, लॉन्ग टर्म तक वो बने रहे, उनको रिटेंशन, एट्रिशन मतलब आपको छोड़ के ना जाए। तो ये सारे फंक्शंस कोर पीपल रोल में आ जाएगा। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड रोल। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वैल्यू एड हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, और ऐसा वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पे लर्निंग हो, मतलब लोग सीखे, नई नई चीजें सीखे, और डेवलपमेंट किया जाए, और अपने जो एम्प्लॉयज उनको कंसल्ट किया जाए, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू एड रोल में हो जाएगा। तीसरा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल। यहाँ पे क्या है कि वर्क कल्चर फ्लेक्सिबल हो, आपके एम्प्लॉयज के हो जो वर्क कल्चर अच्छा रखता हो उस हिसाब से वर्क कल्चर हो, फ्लेक्सिबल हो, उसमें कुछ मतलब दृढ़ता ना हो, कल्चर ऐसा है कि ये है तो मानना ही पड़ेगा, तो मतलब कल्चर ऐसा जो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो। और एचआर के खुद के जो इनिशिएटिव है, बिजनेस के जो इनिशिएटिव वो मैच करना चाहिए। तो एचआर खुद क्या इनिशिएटिव ले रहा है, बिजनेस क्या इनिशिएटिव ले रहा है, उसके पीछे मैच होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंज आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट कराना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी तो उसको चेंज कराना, और आसानी से जो उसको उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना। एसेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में आपने इन्वेस्ट किया, कैसे, उनको आपने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा हुआ, तो उस खर्चे से कितना हमें बेनिफिट मिला, तो कितना रिटर्न मिला ह्यूमन कैपिटल में खर्चा करके, तो उस चीज का आंकलन करना, ये भी जो है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एचआर के 3 रोल है, कोर पीपल रोल, ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू एडेड रोल, और तीसरा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल। तो इस तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोर पेपर में क्या क्या चीजें आती है। तो इसमें एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम यानी ट्रेनिंग ये सब करवाना, उनका करियर को डेवलप कराना, ट्रेनिंग या स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन करना, उनको अच्छा सैलरी कॉम्पनसेशन देना, उनकी वेलफेयर सर्विसेज देना, जैसे मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब, और आपका रिटेंशन मतलब लंबे टाइम तक वो बने रहे, एट्रिशन मतलब आपको छोड़ के ना जाए, इसके लिए पॉलिसीज ये सब बनाना। तो ये हो गया आपका कोर पीपल, मतलब ये तो बेसिक काम है जो एचआर करता है। वैल्यू एडेड में क्या क्या करता है, टेक्नोलॉजिकल सर्विस कोई दी, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट दिया, ठीक है, और डेवलपमेंट कराया अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का। तीसरा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि एचआर एक पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर प्रोवाइड करा रहा है, एचआर की खुद की जो स्ट्रेटेजी है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ मैच कर रही है, और आसानी से जो है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इंप्लीमेंट हो पा रहा है। कोई भी चेंज है, मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको चेंज को इंप्लीमेंट कराना वो भी एचआर का बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल में आता है, क्योंकि बदल रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज हो रहा है, और आपने एम्प्लॉय पे जो खर्चा किया उस पर कितना रिटर्न मिला, यानी जो हमने ह्यूमन कैपिटल यानी स्टाफ पे जो खर्चा किया, इन्वेस्ट मतलब उस पर जो हमने खर्चा किया, कैसे ट्रेनिंग दिलाई, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए, तो उस खर्चे से हमें कितना रिटर्न मिला उसका एक्सेस करना, तो हो जाएगा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके साथ आपका ये वाला पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट। पार्ट 2 में आने वाला टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।